नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 29 अक्टूबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में निर्दोष साबित करने का भार अभियुक्त पर होता है? अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात हो रही है कि निर्दोष साबित करने के लिए तो दहेज हत्या, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामले, बाल यौन उत्पीड़न के मामले, या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत नशीली दवाओं से संबंधित मामले, यानी इसे एनडीपीएस एक्ट कहा जाता है। तो यह चारों मामलों में अभियुक्त पर ही भार होता है। तो अतः उत्तर डी होगा। तो यह जो है एनडीपीएस से संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है और इसमें यही जो है यह एडिटोरियल पार्ट में आया हुआ है आज के संपादकीय पृष्ठ पर कि क्या एनडीपीएस एक्ट में संशोधन होना चाहिए। इसी पर आज का यह दिया गया है टॉपिक, तो इसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर एनडीपीएस एक्ट क्या है, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि हाल ही में जो फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 25 दिन के बाद जाकर के उनको बेल मिली है। तो एनडीपीएस एक्ट क्या है? इसे नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कहा जाता है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत इसकी स्थापना हुई थी और यह किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए बनाई गई थी, चाहे नशे का उत्पादन हो या नशीले पदार्थ का स्टोरेज हो। तो इसके तहत जो धाराएं हैं, अंतर्गत आने वाली धारा 20 में ड्रग्स का उत्पादन करने वाले, बनाने वाले, रखने वाले, बेचने वाले, खरीदने वाले, एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाले, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने वाले, इन सब इस्तेमाल करने वालों पर इस सजा का प्रावधान है। तो इसमें जो है 20 में, धारा 20 में क्लॉज 2A में कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास प्रतिबंधित ड्रग्स कम मात्रा में पाई जाती है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है। इसी तरह से इस एक्ट में धारा 20 के क्लॉज 2 के B में है, उसमें यह कहा गया है कि इसके पास अत्यधिक मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जो नशीले होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है और उसके साथ ही उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इस तरह से इस अधिनियम के तहत पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करने की अनुमति रहती है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों में अलग अलग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होते हैं। तो इस तरह से 1986 में यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तैयार की गई थी, यानी 1986 में, और यह जो है 41 की धारा के अंतर्गत नशीली दवा का सेवन करने वालों की पहचान, इलाज, पुनर्वास केंद्र की स्थापना का अधिकार है। और धारा 42 के अंतर्गत जांच अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह बिना किसी वारंट पत्र के जो है आपकी तलाशी ले सके, मादक पदार्थ जब्त कर सके, गिरफ्तारी करने का भी अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो नशीले पदार्थ में नारकोटिक्स, तो नारकोटिक्स यानी एनडीपीएस के अंतर्गत जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकीन, मार्फिन जैसे पदार्थ आते हैं, इन्हें नारकोटिक्स कहते हैं। और वहीं साइक्लोट्रॉपिक के अंतर्गत जो आता है उसमें एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम यानी केमिकल को मिलाकर बनाए जाने वाले जो पदार्थ टेबलेट के रूप में जो लेते हैं, तो यह नशीले पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आज के द हिंदू संपादकीय पृष्ठ पर यह आया हुआ है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट लगाया जाए? इसे काटसा भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो यह अफगानिस्तान दिखा रहा है, ईरान, उत्तरी कोरिया, रूस और सीरिया। तो इसमें उत्तर होगा ईरान, उत्तरी कोरिया और रूस, यानी 2, 3 और 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज के द हिंदू में आया हुआ है खबर कि प्रमुख अमेरिकी सांसदों ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीद के लिए भारत के लिए प्रतिबंधों में छूट के लिए अपना समर्थन देना जारी रखा है। तो इस तरह से यह काटसा है क्या? तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन
एक्ट है जो कि 2017 से यह प्रभावित है। ये संयुक्त राज्य संघीय कानून है जिसमें रूस, ईरान और उत्तरी कोरिया, यहीं से आपका उत्तर मिल जाता है, खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इस यह 2017 में यह बिल आया था और अभी तक अमेरिका ने इसका 2 बार प्रयोग किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 2018 में अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा ट्रेजरी विभाग ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई S-35 विमानों की खरीद के लिए चीन के उपकरण विकास विभाग पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी और इन प्रतिबंधों को तब और बढ़ा दिया गया जब चीन की सेना को रूस से रक्षा प्रणाली की डिलीवरी प्राप्त हुई थी। इसी तरह से वर्ष 2019 में अमेरिका ने तुर्की को S-400 की पहली डिलीवरी के बाद F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से निष्कासित कर दिया था। साथ ही यह भी कहा कि प्रतिबंध तब तक विचाराधीन है जब तक कि तुर्की रूस के साथ अपने सभी समझौते को समाप्त नहीं कर देता है। तो अब ऐसे में भारत के लिए यह समस्या हो सकती है। हालांकि अमेरिकी सांसद भारत का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि यह जो है अमेरिका ने यह कानून जब बनाया था तभी भारत ने, यानी 2017 में बनाया और 2018 में ही भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल का समझौता किया है। तो अब आगे देखना है कि होता क्या है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की जा रही है, न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो यह कथन यहीं पर गलत हो जाता है क्योंकि इसके लिए 10 वर्ष होना चाहिए, न कि 7 वर्ष। तो यह 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। दूसरा है राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यह भी कथन असत्य है। यह जो योग्यता है यह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के लिए होती है, यानी इस संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत प्रख्यात न्यायविदों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो अतः यह दोनों कथन असत्य हैं। तो यहां पर विकल्प होगा, इसमें से उत्तर डी होगा, यानी कोई भी नहीं सही है। तो और चौथा प्रश्न यहीं पर देखते हैं, सरकार के मंत्रालय विभाग किसके द्वारा गठित किए जाते हैं? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यह द हिंदू में आया हुआ खबर है। कानून मंत्रालय ने 7 अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया है। तो यह तो रही द हिंदू में आई हुई खबर। तो भारत सरकार का नियम 1961 भारत सरकार के व्यवसाय के आवंटन के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया है। यानी भारत सरकार मंत्रालय विभाग इन नियमों के तहत प्रधानमंत्री की एडवाइस पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग की पूर्व वर्ष यानी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो यहां पर देखिए शब्द दिया है और विवरण इसके बारे में। तो एरीपत्ती, इसका मतलब क्या हुआ? तो भूमि जिसने मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है तनयूर, एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। यह कथन असत्य हो जाता है। अकेले ब्राह्मण नहीं, जो विशेषज्ञ होता था उसको दिया जाता था। और घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय होते थे, शिक्षण संस्थान होता था। यह भी कथन सत्य आता है। 1 और 3 सत्य है, तो इसमें उत्तर होगा डी। तो यहां पर इसका थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो एरीपत्ती जलाशय को पुनर्निर्माण के लिए लगाया हुआ यह कर था। टैंक भूमि अर्थात व्यक्तियों द्वारा दान की गई भूमि जिसमें से राजस्व को गांव के जलाशयों के रखरखाव के लिए अलग रखा गया था। और तनियूर जो है ब्राह्मणों को दिए ग्राम ब्रह्मदेह कहलाते थे। तो यानी जो ग्राम दिए जाते थे इनमें से जो अधिक महत्वपूर्ण ब्रह्मदेह थे मात्र उन्हीं को तनियूर का दर्जा मिलता था। तो तनियूर
चोल काल की एक विशिष्ट राजस्व इकाई थी और घटिका जो है पल्लव कालीन मंदिरों से जुड़ी उच्च शिक्षा संस्थाएं थी। ये भी ध्यान रखेंगे। और अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, बाल कल्याण समितियां। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। यहां पर आप देख सकते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है। तो केंद्र ने बाल कल्याण समितियों के लिए सख्त नियमों का प्रस्ताव रखा है। तो यानी केंद्र ने प्रस्तावित किया है कि जो भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत क्षमता या किसी संगठन के सदस्य के रूप में विदेशी सहायता प्राप्त करते हैं, वो बाल कल्याण समितियों की सदस्यता के लिए पात्र नहीं होंगे। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय मॉडल नियम 2016 में संशोधन के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं और यह किशोर न्याय जो बाल संरक्षण जे संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित होने के बाद ऐसा आया है। तो सरकार ने इसी साल बजट सत्र में इसे संसद में पास किया था। तो संशोधनों में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सहित जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने संबंधी आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करना शामिल है। तो ये सारी बातें इस खबर में दी गई हैं। और जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेषीकृत किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों आदि के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे। तो यह जो है बाल कल्याण समिति क्या होती है, तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 29 में बाल कल्याण समिति के गठन पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें जो है राज्य स्तर पर या हर जिले में यह गठित किया जाता है। और केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जिसे कारा कहते हैं, तो यह बाल विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त एवं वैधानिक निकाय है। हालांकि इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन जो है इसको वैधानिक रूप से स्थापित किया गया 2015 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1993 हेग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार 2003 में भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर जो है यह प्राधिकरण बनाया गया और 2018 में कारा ने लिव इन रिलेशनशिप में व्यक्तियों को भारत से और उसके भीतर बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।